क्लास 9th KPK चैप्टर नेम पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। यानी हर एक जैसे ये क्वेश्चन है इसके साथ 4 पॉसिबल आंसर लिखे हैं, इनमें जो करेक्ट आंसर होगा उसे हमें टिक करना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि विच क्वाड्रिलेटरल मस्ट हैव डायगोनल्स दैट आर कॉन्ग्रुएंट एंड परपेंडिकुलर। यानी वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, एक फोर साइडेड क्लोज्ड शेप जिसके डायगोनल्स बराबर होते हैं लाजमी और आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो याद रखें कि वो स्क्वायर शेप है। अगर हम स्क्वायर शेप के डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे तो वो बराबर भी बनते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा स्क्वायर। ठीक है जी। और इसकी अगर डायग्राम बनाएं तो आप ये इसमें ये बात वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यू आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे आप इस चलें अगर क्वेश्चन को अभी कंटिन्यू करते हैं, ज़रा समझ लेते हैं। तो अगर इसी डायग्राम को अगर आप देखें तो ये एक स्क्वायर शेप है। ठीक है, अब इसका जो डायगोनल है कैसे बनेगा, ए पॉइंट को अगर सी से ज्वाइन करते हैं तो एक डायगोनल बन जाता है। ठीक है, और अगर ये बी पॉइंट और फर्ज करें ये सी पॉइंट है तो बी पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो दूसरा डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब आप देखेंगे दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर होगी और यहाँ जहाँ पर ये आपस में इंटरसेक्ट करें डायगोनल्स इस पॉइंट ई पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये डी पॉइंट है तो ये परपेंडिकुलर भी होंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट है जी पार्ट 2 है, प्रॉब्लम नंबर 2 कि हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल बल्कि सॉरी हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कैन बी मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम ड्रॉ करें, ठीक है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों और फिर उसके तीनों साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से कितनी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनेंगी। तो इसको हम समझ लेते हैं। इसका वैसे आंसर 4 है, लेकिन कैसे है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूँ, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल हों। ठीक है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है ट्राइंगल, मैंने कोशिश की है कि इसकी 3 साइड्स में बराबर ही रखूँ। ठीक है, अब इसके तीनों साइड के मिड पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर का मिड पॉइंट है डी। ठीक है, ये बी सी साइड का मिड पॉइंट है ई और ए सी साइड का मिड पॉइंट है एफ। अगर आप इनको ज्वाइन कर लेते हैं, डी को एफ से, डी को ई से और ई को एफ से, तो ये देखें आपके पास 1 2 3 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनती हैं। ठीक है, यानी इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये चारों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेंट है, जो कॉन्ग्रेंट होती हैं। और फिर दूसरी बात कि ये जितनी भी ट्राइंगल हैं, यानी जैसे अगर हम ट्राइंगल 1 की बात करें तो इन तीनों की साइड्स आपस में बराबर है। ठीक है, ये आपस में बराबर बराबर भी हैं। ठीक है, यानी ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो इसलिए आज से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है जी थर्ड के विच स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। यानी हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लाजमी ठीक होगी। जैसे पहली स्टेटमेंट लिखी है कि इफ अ पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल देन इट इज नॉट अ स्क्वायर। मतलब अगर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा तो वो फिर स्क्वायर भी नहीं होगा। नेक्स्ट को देख लेते हैं। चूंकि हमने ये पढ़ रखा है कि पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल कब होगा, जब उसके कॉर्नर एंगल 90 के होंगे। ठीक है, तो अगर वो रेक्टेंगल नहीं है तो फिर वो स्क्वायर भी नहीं है। मतलब ये पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन हम बी ऑप्शन को देखते हैं कि इफ़ अ पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर देन इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। यानी कि अगर वो स्क्वायर नहीं होगा तो फिर वो रेक्टेंगल भी नहीं होगा। ठीक है, यानी ये वाली स्टेटमेंट काफ़ी हद तक उससे ज़्यादा बेस्ट लग रही है, क्योंकि अगर रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है, चूँकि तो फिर स्क्वायर भी नहीं होगा। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर वो रेक्टेंगल भी नहीं होगा। आर रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। ठीक है, यानी तमाम रेक्टेंगल्स जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो ये बात मानने वाली है। डी ऑप्शन को देखें तो इफ़ अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल देन इट इज़ अ स्क्वायर। यानी कि अगर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा, यानी कि उसकी अपोजिट साइड बराबर होंगी, तो वो स्क्वायर भी होगा। नहीं, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि रेक्टेंगल की सिर्फ अपोजिट साइड बराबर होती हैं जबकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो यानी ये दो स्टेटमेंट्स तो रॉन्ग है। अब बात आ गई है ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट की कि इनमें से
कौन सी मतलब जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर अगर ए पे गौर करें तो ये ज़्यादा बेस्ट है, मतलब ये ट्रू है इस लिहाज से कि वो कह रहे हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है, यानी कि उसकी अपोजिट साइड बराबर नहीं है, तो देन इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। यानी ये बात कंफर्म है कि अगर वो रेक्टेंगल नहीं है तो वो स्क्वायर भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो इसमें वो कह रहे हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं है तो फिर वो रेक्टेंगल भी नहीं है। यानी इसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर के लिए तो हम कहते हैं ना आप चारों साइड्स बराबर हो, लेकिन अब इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये रेक्टेंगल भी नहीं होगा। हो सकता है वो रेक्टेंगल हो क्योंकि उसकी आमने सामने वाली दो साइड बराबर हो, ठीक है, यानी अप एंड डाउन वाली और राइट एंड लेफ्ट वाली बराबर हो। तो इस लिहाज से अगर पहली स्टेटमेंट देखें तो वो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको हम मार्क कर देंगे। पार्ट नंबर 4 है कि विच क्वाड्रिलेटरल्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बाइसेक्ट द फिगर्स अपोजिट एंगल। यानी कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, और जो वो डायग्राम है खुद उसके जो अपोजिट एंगल बनते हैं उन्हें बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं। तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस में देखें रोम्बस को, तो रोम्बस की ये प्रॉपर्टी है कि इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। और मतलब अगर मैं रोम्बस की अगर शेप बनाऊं तो एक स्क्वायर भी रोम्बस ही की एक टाइप है, ठीक है। अगर हम स्क्वायर ही की चलें यहाँ पे शेप बना लेते हैं जैसे ये। अब इसमें अगर आप ये देखें कि ये सी डी, ठीक है ना, अब इसके अगर मैं डायगोनल्स ड्रॉ करता हूँ, ये एक डायगोनल मैंने ड्रॉ किया बी डी और एक ए सी डायगोनल ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये तो आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं, हमें पता है कि स्क्वायर के डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम इस एंगल बी को देखें तो ये 90 का था, ठीक है। अगर हम यहाँ भी देखें तो ये 90 का था। लेकिन अगर हम अब इतनी सी एक ट्राइंगल को कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल ए और डी को, तो इसमें आप ये बात नोट कर रहे होंगे कि ये जो ये वाली साइड थी, ठीक है, ये इस साइड के साथ बराबर थी, अपोजिट मतलब इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। अब चूंकि ये एंगल एक 90 का बन गया है और ये डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के वो आपस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इट्स मीन के जितना डिस्टेंस ओ से डी है उतना ओ से है। ये एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, इसमें इसका ये एंगल 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा। इट्स मीन के ये चूंकि 90 का हाफ होता है 45, तो 45 रिमेनिंग पार्ट इधर रह गया। इसका मतलब कि डायगोनल जो है वो इस एंगल कॉर्नर एंगल जो अपोजिट है उनको बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो इसलिए रोम्बस का जो ऑप्शन था, चूंकि बाकी अगर ऑप्शंस देखें तो उनमें ये क्वालिटी नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन सी ऑप्शन जो होगा हमारा वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 के इफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन मेजर एंड नन ऑफ देम इज अ राइट एंगल देन द क्वाड्रिलेटरल इज आ। यानी अगर हम इस स्टेटमेंट को समझें तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो बराबर भी हैं मेजरमेंट में, और नन ऑफ देम इज अ राइट एंगल, यानी उनमें कोई भी एंगल 90 का नहीं होता, देन द क्वाड्रिलेटरल इज आ। अब देखें अगर हम इस स्टेटमेंट के अंडर रहते हुए इन ऑप्शंस को देखें तो पैरेललोग्राम जो है इसका बेस्ट ऑप्शन है, इस लिहाज से कि इसमें लाजमी नहीं होता कि कॉर्नर एंगल 90 का हो, ठीक है। यानी पैरेललोग्राम की स्पेशल टाइप है रेक्टेंगल, ठीक है। लेकिन अगर हम पैरेललोग्राम को एक जनरल देख रहे हो तो हम ये कह इसकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है कि इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं मेजरमेंट में, और इसका कोई एंगल मतलब 90 होना इसके लिए कोई शर्त नहीं है। तो इस तरह का जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो इस तरह से ये हम जो एमसीक्यू है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 के मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इन द रेशियो 2:1। ये रेशियो होती है 2:1 की। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं, क्विकली कोशिश करते हैं ट्राइंगल को ड्रॉ करने की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बी सी ट्राइंगल है, ये ए वर्टेक्स है इसका, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो देखें इसमें अगर मैंने मीडियन ड्रॉ करना है तो बी सी साइड के मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा ए से, ए वर्टेक्स से, तो एक मीडियन बन जाएगा। इसी तरह बी को इसके ऑपोजिट जो साइड है उसका मिड पॉइंट ले लेते हैं एन, ए बी को एन से ज्वाइन कर लेंगे, दूसरा मीडियन बनेगा। सेम इसी तरह इस साइड का मिड ले लेते हैं ओ पॉइंट, ओ को अगर हम ज्वाइन करेंगे सी से, थर्ड मीडियन ड्रॉ होगा, और ये तीनों मीडियन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। अब अगर जी से एन डिस्टेंस देखा जाए, अगर ये फर्ज करो 1 यूनिट है या 1 सेंटीमीटर है, तो जी से बी जो डिस्टेंस होगा वो इसका डबल होगा। यानी अगर ये 3 होता है यूनिट डिस्टेंस जी एन, तो फिर जी बी
उसका डबल यानी 6 होता, ठीक है। तो ये 2:1 रेशो होती है, इससे डिवाइड करते हैं, इसलिए ये जो यानी ट्राइसेक्ट करते हैं बेसिकली। ट्राइसेक्ट में यही होता है कि अगर सम ऑफ रेशो देखा जाए तो वो 3 आता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो मीडियंस होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, वो एक दूसरे को ट्राइसेक्ट करते हैं, किस रेशो से, 2:1 से। तो इनका सम भी देखे 3 बन रहा है, तो यहाँ से ये बात हमें बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू जी 7th के, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ। तो अभी हमने पढ़ा था कि मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, जैसे मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ भी किए थे मीडियन, और हमने देखा था कि उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर तीनों मीडियन मीट कर रहे होते हैं, उस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को कहते हैं सेंट्रॉइड। और मीडियन के केस में हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का नाम सेंट्रॉइड रखते हैं। तो इस लिहाज से ये हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, इसको हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम 8th, इसमें लिखा हुआ है कि इफ सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इज 120 डिग्री, देन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू। यानी कि अगर आप एक पैरेललोग्राम की शेप यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये मैं, चलें ये इस तरह से इसकी अपोजिट साइड्स को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको इससे मिला देता हूँ। चूँकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल है। अब इसमें अगर फर्ज करो ये ए वर्टेक्स है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। उन्होंने हमें ये बताया कि ए और सी जो है दोनों का, चूंकि दोनों बराबर भी होते हैं, तो दोनों का सम जो है, सम की बात की वो 120, इसका मतलब ये भी 60 डिग्री एंगल है, ये भी 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब हमें पता है कि एडजेसेंट साइड के जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं एंगल्स पैरेललोग्राम में, ठीक है। यानी अगर ये 60 है तो ये इसका सप्लीमेंट अगर ले लें, यानी कि 180 में से 60 माइनस करें तो ये 120 डिग्री होगा, ठीक है। सेम इस तरह डी भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। क्योंकि इन सारों का सम अगर किया जाए तो वो 360 भी आना चाहिए, और अपोजिट एंगल बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो ये आएगा आपका आंसर। अगर हम इस लिहाज से देखें तो ये 100 जो है 20 डिग्री आ रहा है बी एंगल, ठीक है, चूंकि इन दोनों का सम 180 बनता है और इनका भी वो सम 180 बनता है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे किसी भी ऑप्शन में 180 डिग्री नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। नन ऑफ दीज का ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम 9 में ये कहा जा रहा है कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर डैश टू ईच अदर। यानी कि डायगोनल जो स्क्वायर के होते हैं वो एक दूसरे के साथ, हमें पता है कि वो मतलब जो है परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक है, और डायगोनल्स जो हैं वो मतलब मेजरमेंट में बराबर भी होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर, अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि डैश टू ईच अदर कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा जी। तो अगर हम स्क्वायर की शेप को ही चलें स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये इसका ए वर्टेक्स है, ठीक है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अब देखें इसके डायगोनल अगर हम एक ड्रॉ करते हैं बी डी, तो जितनी लेंथ इस डायगोनल की होगी सेम इतनी ही लेंथ इस डायगोनल की होगी। क्यों होगी बराबर? इसका लॉजिक ये है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और चूंकि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इट्स मीन के इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज होगा वो इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के ही बराबर है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है सेम। अब अगर हम इस तरह से डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो इस केस में भी अगर आप देखें तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, एक ये बन रही राइट एंगल और एक ये, और सेम वही मेजरमेंट है साइड की जो कि पहली दो ट्राइंगल्स की थी। तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट जहाँ पे दोनों डायग्राम मीट कर रहे होते हैं, ये इनका एक तो बाइसेक्ट पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन भी होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे को इक्वल रेशियो से डिवाइड करो। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर भी होते हैं, इस पॉइंट पे ये 90 का एंगल भी बना रहे होते हैं। यानी कि हमने देखा कि ए ऑप्शन जो है परपेंडिकुलर और सी में लिखा है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है। तो चूंकि ये दोनों ही बातें एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए हम कहेंगे जो डी ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी एमसीक्यू, अगर आप देखें 10th के, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, यानी एक ऐसी शेप, फोर साइडेड क्लोज शेप को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम ये क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, तो देखें इसके चार इंटरनल एंगल हैं, 1 2 ये 3 और ये 4। अब इन चारों का सम कितना होता है? तो इसके लिए हम अगर इस डायगोनल को मिला लें, ठीक है, चलें इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ कि अगर हम इस डायगोनल को एक को ड्रॉ करें तो इससे दो नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स बनती हैं, ठीक है। और ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम हमें पता है कि वो कितना होता है, 180, यानी वहाँ भी 180 डिग्री आया, जो कि इक्वल होता है टू राइट एंगल्स के, ठीक है, टू राइट
एंगल्स। सेम इधर भी ट्राइंगल बन रही है, इसके भी 2 राइट एंगल्स बनेंगे, तीनों एंगल का सम, ठीक है। तो ओवरऑल 2 ट्राइंगल्स हैं, इनका सम करें तो ये 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं। यानी जो ऑप्शन बी है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 4 राइट एंगल्स के बराबर होता है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको हम मार्क कर देंगे। अब इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 और इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के, वो आपसे 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा।